हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं मध्यकालीन भारत में एनटीपीसी, एसएससी और पीसीएस तथा एसआई अन्य एग्जाम के लिए 500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एनटीपीसी की नज़र हमने इसे जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास किया है। इसलिए आपको पूरा प्रश्न 1 से 2 बार ध्यान से देखना है, जिससे आपको यहाँ से 3 से 4 प्रश्न इम्पॉर्टेंट आ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं 500 प्रश्नों का सीरीज। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त कर रखा? पहला है इसका ऑप्शन उत्तर ब्राह्मणों को। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जाजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों, परमार, चालुक्यों और सोलंकी प्रतिहार एवं चौहार का जन्म हुआ? पृथ्वीराज चौहान के ग्रंथ के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो वर्तमान जो दिल्ली है भारत की राजधानी, उसकी स्थापना की थी तोमरों ने। तो दिल्ली की स्थापना तोमरों ने की थी और दिल्ली का राजधानी बनी थी 1911 में। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो उसका नाम है महाराणा कुंभा। तो कुंभा नाम है उनका, जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला था अरब के लोग। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद्र बरदाई ने। नेक्स्ट देखते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आबू पर्वत पर स्थित है। खजुराहो के स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल राजपूत। नेक्स्ट देखते हैं, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? यजात केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। नेक्स्ट देखते हैं, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो जब गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उसका शासक, गुजरात का शासक था कौन? भीमदेव ने। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा है? किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने। ब्लैक पैगोडा है कोणार्क में। तो ब्लैक पैगोडा कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेल। तो हरिकेल के कुछ नाटक जो हैं 2.5 दिन के झोपड़ा के मस्जिद पर स्थित हैं, अंकित हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? तो रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र जो है उसका संस्थापक कौन था? उसको किसने बनवाया था? तो धर्मपाल ने बनवाया था। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र था जो तोड़वा दिया गया था, तोड़वा दिया अलाउद्दीन के जो सेनापति थे बहलोल लोदी ने। अब देखते हैं नेक्स्ट, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल।
तो गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। पाल वंश की राजधानी थी, तो पाल वंश की राजधानी थी मुदगिरी या मुंगेर, तो मुंगेर थी पाल वंश की राजधानी। राष्ट्रकूट, यहाँ पर राष्ट्रकूट लिख दीजिए। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतदुर्ग या दंतवर्मन द्वितीय। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर है जो नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। किसने एक नया सामंत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को नया वंश सामंत चलाने का श्रेय है, तो लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव उसके अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर के तथा पुरी के जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है किस शैली में है? नागर शैली में। तो नागर शैली में है भुवनेश्वर, और पुरी जो उड़ीसा में है दोनों। भारत के प्रथम आक्रमणकारी था? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट देखते हैं जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में। उड़ीसा राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक वहाँ का मुख्यमंत्री हैं। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम। कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे नरसिंह वर्मन प्रथम। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के, तो अजमेर है राजस्थान में। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो भीम द्वितीय थे जिससे मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और मोहम्मद गौरी को परास्त किया। किस शासक ने कलिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो धंग देव ने कलिंजर के दुर्ग का निर्माण कराया था धंग देव ने। नेक्स्ट देखते हैं वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रिकुटक संवत। चंद्रावर का युद्ध 1194 किसके मध्य हुआ था? तो चंद्रावर का युद्ध हुआ था जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच। तो चंद्रावर का युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच 1194 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा। नसेध चरित एवं खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज्यकवि थे? जयचंद के। फिर से देखिए, नसेध चरित व खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज्यकवि थे? तो जयचंद के राज्यकवि थे नसेध चरित, जो खंडन खाद्य के रचयिता थे श्रीहर्ष। तो नसेध चरित व खंडन खाद्य के रचयिता से श्रीहर्ष, जो जयचंद के राज्यकवि थे। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। किस शासक को गुजराती कवि सोरडल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? तो धर्मपाल को। नेक्स्ट देखते हैं 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया अरब यात्री सुलेमान ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। अब देखते हैं दक्षिण भारत। बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम को।
तो पुलकेशिन प्रथम को है चालुक्य बादामी दुर्ग का निर्माण करवाने वाले तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय चालुक्य शासक जो थे पुलकेशिन प्रथम को दिया। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा वातापी के विजेता की उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस चालुक्य शासक ने चरचोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? विक्रमादित्य प्रथम को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? कौन था? राजेंद्र। पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? राष्ट्रकूट ने। तो राष्ट्रकूट ने पहाड़ी को काट कर मंदिर का निर्माण कराया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजराजा प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो चोल राजाओं की राजधानी थी तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मादुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंतीदुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था चालुक्यों ने। पल्लवों के एकाश्वमीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसाल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। तो होयसाल की राजधानी का नाम है द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की रुचि को दर्शाता है महाबलीपुरम में जो एक मुख्य नगर है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी यादव सम्राटों की राजधानी। चोल राजाओं ने किस धर्म को सारक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म का सारक्षण प्रदान किया। वह भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो वह भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? तो चिदम्बरम में है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका गया था तैलप द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। तो एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था एलोरा के मंदिर का निर्माण। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कन्नड़ काव्यशास्त्र की प्राचीनतम कृत कवि राजमार्ग की रचना की? तो कवि राजमार्ग की स्थापना की थी अमोघ वर्ष ने। किस राजवंश का कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो जो राष्ट्रकूट राजवंश है कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो पल्लव राजवंश के समय में हुआ द्रविड़ शैली का आरंभ। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने कराया? विक्रमादित्य ने कराया था चालुक्य संवत का प्रचलन। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ किसके समय में? राजेंद्र प्रथम के समय में। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को
पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो कुलोत्तुंग प्रथम को चोल राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो सिंघल राजकुमार कौन था? श्रीलंका में जो सिंघल राजकुमार था उसके साथ विवाह कर दिया और सिंघली ही वर्तमान में वहाँ की भाषा है, सिंघली श्रीलंका की। चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयालय। महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में अनुवाद किसने किया? पेरू नंदेवनार ने। तो पेरू नंदेवनार ने किया है भारत बेड़वा नाम से महाभारत का तमिल में अनुवाद। पल्लवों की राजभाषा थी। तो पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। देखने वाली बात है कि जो पल्लव थे वर्तमान प्राचीन उसमें मध्यकालीन इतिहास में जो पल्लव थे दक्षिण भारत में उनकी जो भाषा थी संस्कृत थी। तो संस्कृत उनकी भाषा थी। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। तो चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलंजू। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? तो एलोरा का जो 34 गुफाओं का मंदिर है वह बनाया गया था 700 ईस्वी में 800 ईस्वी में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा है एलिफेंटा। 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन देखते हैं हम। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य थे भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। जो साकी शब्द समय नहीं लिखा है कबीर ने लिखा है। देखते हैं संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हुआ था मागाहर वाराणसी में। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मतलब है कि संत भक्त उसी भाषा में अपनी बात कहते थे जिस भाषा में उनके अपने भक्त समझते थे जिस भाषा को। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया है आलवार नायनार संतों द्वारा। नुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो पश्चिम बंगाल में आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। बीजक के रचयिता कौन है? भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे चैतन्य महाप्रभु। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट देखते हैं पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना की दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। यहाँ पर हमने 2 बार लिख दिया। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो नृत्य गीतों एवं कीर्तन का माध्यम बनाया था चैतन्य महाप्रभु जी ने। तो ईश्वर को अपने पास अनुभव कराने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया था। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म हुआ था कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और जो गीत गोविंद के रचयिता हैं उनका नाम है जयदेव। तो जयदेव हैं गीत गोविंद के रचयिता। नेक्स्ट देखते हैं भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? शंकरदेव ने। तो शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन को
असम में इस आंदोलन मतलब भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। तो गुरु नानक जो सिख के हैं, मानव बंधुत्व का उनका उपदेश था। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज, जो राजपूत थे। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, संसार दुखपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिखा है, एक यहाँ से यहाँ तक है और फिर यहाँ से यहाँ तक है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह उक्ति है, यह कथन है शंकराचार्य का। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन का व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो रामानुजाचार्य ने भगवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म में स्वीकार करने से रोका। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो दक्षिण भारत के संत कौन थे? निम्बार्क आचार्य थे, जो अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था। तो वृंदावन है महाकृष्ण जी का जन्म स्थान। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो थे जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने अपनी सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास शिष्य थे रामानंद के। नेक्स्ट देखते हैं सूफी आंदोलन को। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, जो मानते थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है, और इनको हम गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। तो मोइनुद्दीन को हम गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लामी रहस्यवादी इस्लाम से। तो सूफी सिलसिला संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिया है। एक है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो सूफी संत थे, उन्होंने किया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से मिलने से मना किया था निजामुद्दीन औलिया ने। सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो सूफी सिलसिलों में संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर-ए-अकबर से किया था अनुवाद। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो भारत में किस सूफी सिलसिले को सबसे अधिक सफलता मिली, लोकप्रियता मिली? तो चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती को। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो कादरी को। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी शेख उल हिंद की उपाधि पदवी। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी सिलसिला जो था उसका मुख्य केंद्र था बिहार, तो फिरदौसी का है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। तो सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में
राजस्थान आए थे। तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। तो प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किस सूफी बख्तियार काकी को कहा गया भाग्यवान रोटियों वाला? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला कौन था? अमीर खुसरो। तो रहीम ने हिंदी का प्रयोग किया है। और फिर देखते हैं मुगल काल कितना से 1526 से 1857 तक। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है यही है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। तो बाबर है मुगल वंश का संस्थापक। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर कहाँ से आया था? अफगान से। और उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। 1526 ईस्वी में लवार ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश के संस्थापक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना डाला था बाबर ने। तो यहाँ पर बाबर लिख देंगे। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश को परास्त करके बाबर ने नींव डाली किसकी? मुगल वंश की। नेक्स्ट देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526। कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि कब हुई थी? यह 21 अप्रैल 1526 में। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की याद में अकबर ने निर्माण कराया था बुलंद दरवाजे का। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर एवं हेमू के बीच 6 अप्रैल 1556 को। तो 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई अकबर एवं हेमू के बीच। दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन-ए-इलाही धर्म शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चाँद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी प्रणाली को मुगल शासन में व्यवस्थापित किया था अकबर। अपने काल के महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे महान संगीतक तानसेन। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला था मुगल सम्राट। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य का नींव पड़ा? तो मुगल राज्य की नींव पड़ी पानीपत की प्रथम युद्ध में। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी, एक्सट्रीम लेवल पर थी। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो आईने अकबरी जो है अबुल फजल लिखा है जिसमें अकबर की जीवन कथा है। तो आईने अकबरी किसने लिखा? अकबर ने। अकबर की जीवनी लिखा है अबुल फजल ने। आईने अकबरी इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों की विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया है? तो बाबर ने अपने दिन भर की जो डायरी था उसमें भी लिखता था प्राणी जगत, ऋतुओं
और फलों का विशद वर्णन। शेरशाह की महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। तो हुमायूंनामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। और आईने अकबरी लिखा है किसने? आईने अकबरी लिखा है अबुल फजल ने, जो अकबर से संबंधित है। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता था? तो रज्मनामा नाम से जाना जाता था, जो महाभारत का अनुवाद किया था अकबर के शासनकाल में किया गया था। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? तो किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? मोहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे, जिसको अंग्रेजों ने रंगून में बर्मा में बंद कर दिया था, ले जाकर जेल में। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल था अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? तो अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा भवन का नाम था इबादत खाना। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। तो जो तानसेन थे और बैजू बावरा थे किसके शासनकाल में विख्यात थे? अकबर के। नेक्स्ट देखते हैं, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके? रामचरितमानस के जो लेखक हैं तुलसीदास किसके शासनकाल के संबंधित थे? तो अकबर के समकालीन थे रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। रामचरितमानस और इन्होंने क्या लिखा है? कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से शासक था फरगना का। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो दिल्ली स्थानांतरित की थी शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। तो बैरम खां था अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी कन्नौज में। किसने ऐसे बाग बगीचों जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि को किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। जो बीरबल का असली नाम था वह था महेश दास, अकबर ने दिया था। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो जो अकबर था, औरंगजेब था, उसे भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि वह ज़्यादा समय युद्ध में व्यस्त रहा। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुगल काल से है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर अकबर से संबंधित तो पूछा जाता है, इसलिए आपको अकबर से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, इसलिए ध्यान से देखना है। ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को, तो इसका निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोधी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश के राजपूत जो थे महाराणा प्रताप, उन्होंने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। तो जो मुगल शासक आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को अलंकृत किया गया था जरी कलम की उपाधि से, मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था?
तो 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। फैजी किसके दरबार में रहा? तो फैजी रहा था अकबर के दरबार में। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक ब्यौरा लिखा? तो मुगल काल का ऐतिहासिक ब्यौरा जो लिखा है गुलबदन ने लिखा, गुलबदन बेगम ने लिखा है। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में, और तानसेन थे अकबर के नवरत्नों में से एक। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो गुलबदन बेगम थी पुत्री थी बाबर की। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, उसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाया जाए। तो महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाया जाए। किस सम्राट मुगल समय के समय प्रसिद्ध शासक चित्रकार था? तो दशवंत जो था मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए जिन धातुओं से बने होते थे, सोने, चांदी और तांबे से बने होते थे असरफी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो राजा राम ने उसकी हड्डियों को खोदकर जला दिया था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारे गए थे बीरबल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने किसे कविराज की संज्ञा उपाधि दी थी? तो बीरबल को अकबर ने दी थी कविराज की उपाधि। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? जहांगीर। अंतिम रूप से जजिए कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था अंतिम रूप से जजिए कर समाप्त करने वाला बादशाह। नेक्स्ट देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहां ने बनवाया था इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में। नेक्स्ट देखते हैं, राजपूताना के राज्यों में किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो मेवाड़ के जो राजा थे, शासक थे महाराणा प्रताप, उन्होंने राजपूत राज्यों में से अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। बाकी सभी राजपूतों ने आत्मसमर्पण कर दिया था अकबर के सामने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? तो किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। जो पट्टा था, काबूलियत और प्रथा थी, शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने ही उनको हुमायूं को भगा दिया था, कई बार पराजित किया। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मुगल सम्राट औरंगजेब जो था वह बजाता था बीड़ा। तो बीड़ा का प्रेमी था औरंगजेब। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो जहांगीर को दफनाया गया था लाहौर में। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरविजय सूरी थे, जो प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो भारत का शासक था, बादशाह था, वह था अकबर। तो अकबर के समय में ही जो ब्रिटिशर थे उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित कर दी थी 1600 में। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय भारत आया? तो पीटर मुंडी जो था शाहजहां के काल में यूरोपीय यात्री था, भारत आया। अकबर ने दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया था 1582 में। एक नया धर्म था दीन इलाही। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया?
तो दिल्ली का जो पुराना किला था वो बनवाया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत। पृथ्वीराज विजय का लेखक था, तो पृथ्वीराज विजय का लेखक था जैनक। नागर, द्रविड़ और वेसर है भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ में। जिसे भूल भुलैया बड़ा इमामबाड़ा एक ही है। किस राजपूत शासक ने जिच मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था यह, जिसे खगोल संबंधी अवलोकन किया जा सके, दिशाओं का ज्ञान किया जा सके। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल है जयपुर में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज्य नाम दिया था। यह शंकराचार्य के बारे में सही कथन नहीं है। जिसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने। तो जयसिंह द्वितीय ने खगोलीय वेधशाला बनवाया था दिल्ली में, जंतर मंतर कहते हैं उसे हम। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है मध्य प्रदेश में। राजा वीर सिंह बुंदेला जू ने बनवाया था। तो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। राजा वीर सिंह बुंदेला जू ने उसे बनवाया था। दतिया में कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कर को जाना जाता है बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है बीड़ा, जो औरंगजेब बजाया करता था। कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन प्रथम के राज्यकाल के दौरान हुआ? अंकोर वाट का मंदिर। तो अंकोर वाट का मंदिर है कहाँ? चलिए आप बताइए कमेंट बॉक्स में, बता देते हैं हम। कंबोडिया में है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर ने, GIP रेलवे ने। वर्ष 1978 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, यहाँ 1978 नहीं होगा, लॉर्ड बेलहौजी द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ संधि। किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? तो गिर गोविंद सिंह ने लिखा था फारसी में जाफरनामा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था भारतीय सामंतवाद का विनाश। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। सुगौली की संधि 1816 में, ध्यान रखिएगा इसे। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। और सुगौली का जो संबंध है भारत और नेपाल से है। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन या चूड़ामणि ने। किसे जाटों का अफलातून, प्लेटो ऑफ जैट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति द जेट अलाइस कहा जाता है? सूरजमल को। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरान शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है?
तो भारत पर आक्रमण करने वाले ईरान के शासक, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है किससे? नादिर शाह को, जिसने सोने के हीरा लूटा था, गोलकुंडा हीरा था। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में किया गया था। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है सिंध विजय का श्रेय। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बोडियार कहाँ के शासक थे? तो बोडियार थे मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, जहाँ भी उसने मृत्यु भी हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में उसकी मृत्यु हुई और उसकी राजधानी भी थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल 1758 में। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, जिससे वह आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे। उसका उद्देश्य था यही। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो कुशासन के आधार पर डलहौजी ने जो अपनाया था अवध को। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? तो 1835 में पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1835 में। एक आया था पहला जो था 1813 में, फिर 1835 में पड़ी, जिसमें 1835 में 1813 में कहा गया था कि 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, लेकिन उसमें प्राच्यवादियों के जो विचार थे उनसे संबंधित थे। इसमें मतभेद हो गया। इससे नहीं पता लगा कि 1 लाख रुपए कहाँ खर्च किया जाएगा। तो 1835 में बताया गया कि 1 लाख रुपए किस पे खर्च किया जाएगा। तो इससे निर्णय हुआ, तब इससे बाद किया गया शिक्षा की स्थापना। लॉर्ड मैकाले से पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे रणजीत सिंह। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? मुहम्मद शाह रंगीला। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। तो अंग्रेजों का प्रथम जो पेंशनकार बनने वाला था, पेंशनर, वह था शाह आलम द्वितीय। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के जो राजा थे रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी हैदर अली की मृत्यु। ब्रिटिश सरकार का हवा गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो भारत में डाक टिकट शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी। इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारतीय डाक का पिता भी कहा जाता है। तो भारतीय डाक का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है सती प्रथा और ठगी प्रथा 1829 में। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? सादत खां। बुरहान उल मुल्क को अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक माना जाता है। जिसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीउद्दीन आलमगीर प्रथम द्वितीय। तो अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय था जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और बंगाल के नवाबों के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी। नवाब सिराजुद्दौला
एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार में छूटों का दुरुपयोग किया था, जिसे युद्ध का कारण बना था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित थे वारेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था मुर्शिदाबाद का उप दीवान इलाहाबाद की संधि के पश्चात। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, तो सर आयर कोट ने युद्ध में हराया। महाराजा रणजीत सिंह ने के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह, तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, तो बक्सर का युद्ध था, जिसने निर्णायक साबित कर दिया कि अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। तो बक्सर का युद्ध था, वह हुआ था 1764 में। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर-चकिया से। तो रणजीत सिंह संबंधित थे शुकर-चकिया से और इनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे? मीर कासिम ने। तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ स्थापित की थी? मुंगेर। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता था? गुरु गोविंद सिंह। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो कलकत्ता स्थानांतरित किया गया वारेन हेस्टिंग के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी प्रथम रेलवे लाइन। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के जब गवर्नर थे उस समय की गई थी प्रिंस इंडिया एक्ट। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। तो 1773 में किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन ले लिया है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन होगा शुरू। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में प्रिंस इंडिया एक्ट पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1784 में। 1784 में पहला एक्ट आया था प्रिंस इंडिया एक्ट का नाम थी। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? टीपू सुल्तान ने। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई थी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्रिटिश पॉवर्टी रूल इन इंडिया दादा भाव नौरोजी जी की पुस्तक भी है, उसे में उन्होंने बताया था संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदारों ने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहला सूती मिल स्थापित किया गया था बम्बई में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? किसकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की
रैयतवाड़ी भू व्यापार व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस को रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में। रैयतवाड़ी, मालवाड़ी और इस्तमरारी। फिर देखते हैं महलवाड़ी भी थी एक। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के उत्पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर लगा दिया गया, जिससे बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण बना। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो नील कृषकों की दशा पर लिखी गई दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक का नाम है, लेखक हैं नील दीनबंधु मित्र, और जो पुस्तक है वह उसका नाम है नील दर्पण। तो नील दर्पण नील किसानों से संबंधित है और दीनबंधु मित्र ने लिखा था नील दर्पण। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। तो वायनाड है गुजरात में, सर्वप्रथम वहाँ लगाए गए थे। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय अंग्रेजों की प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? तो 1881 में हुई थी पहली जनगणना, वह हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो सर थॉमस मुनरो थे भू राजस्व व्यवस्था बंदोबस्त रैयतवाड़ी व्यवस्था से। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ? तो बम्बई और थाने के बीच में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ? 1833 के चार्टर के तहत समाप्त हुआ। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। बस दोस्तों समाप्त हो गया, बस आज के लिए इतना ही। और दोस्तों इसके बाद हम शुरू करेंगे आधुनिक इतिहास से लगभग 500 प्लस प्रश्न, जिसमें एक ही वीडियो में हम पूरा उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो 500 से ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। इसके पहले हमने प्राचीन काल पढ़ा दिया है आपको 500 प्लस प्रश्नों का। अब इसके बाद हम आपको देंगे आधुनिक का। तो आप तैयार रहिए 500 प्लस, जिससे हम आपको 1500 प्रश्न पूरा करा देंगे इतिहास से, जो आपको किसी भी परीक्षा में, किसी लेवल की परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर जो भी तीनों लेक्चर मेरा देख लेगा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक का, उसका इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, इसमें आपकी कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।